वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस लेक्चर के अंदर रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, बोर मॉडल क्या होता है और उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कवर किया था। आज हम अपने लेक्चर के अंदर इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देखेंगे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की सिग्निफिकेंस या इंपोर्टेंस क्या है। फिर हम देखेंगे कि जस्टिफिकेशन फॉर द वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डी ब्रोगली ने बोला था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका एक वेव नेचर भी होगा और उसका एक पार्टिकल नेचर भी, लेकिन उसने उसको जस्टिफाई नहीं किया था, उसको प्रूव नहीं किया था। तो आज हम देखेंगे कि किन साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया और कैसे प्रूव किया, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है या इंपोर्टेंस, SIG सिग्निफिकेंस of de Broglie hypothesis देखो, डी ब्रोगली ने एक एक्सप्रेशन दिया था लैम्डा इक्वल्स टू H/mv कि हमारे पास अगर एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी और उसकी जो वेवलेंथ होगी उस वेव की वो कितनी होगी, तो लैम्डा H/mv। तो अगर हम यहाँ पे H प्लैंक्स कांस्टेंट था, m रख दें, उसका मास रख दें, उसकी वेलोसिटी रख दें, तो हमें उस वेव का वेवलेंथ पता चल जाएगी। तो क्या हुआ, अगर हम इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं जो हमारे एग्जाम में आ जाता है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले क्या एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी हम लोगों ने बोल दिया उसकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमारे पास 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और इसका हमें मास तो मालूम ही है कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आपको इसके लिए क्या निकालना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस वेलोसिटी के साथ जिसकी 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड हैविंग मास, तो उसके साथ उसकी वेवलेंथ बताओ, देन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन हमें बताना क्या है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस मूव, वेवलेंथ ऑफ वेव associated with this moving electron। तो देखो क्या हो, लैम्डा इक्वल्स टू H/mv, और हमें याद रखना है बच्चे जो मास है हम केजी में ही पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे केजी में ही है। अब यहाँ पे H की जो वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है, इसकी यूनिट जूल सेकेंड, या इसी को हम दूसरी यूनिट में लिखें तो यह आता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अगर हम वैल्यू पुटअप करें तो क्या होगा 6.6 इंटू 10⁻34 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय m की वैल्यू इसकी 9.1 इंटू 10⁻31 केजी इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे कर दो मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ, मीटर से एक मीटर, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स, केजी से केजी, और जब इसको हम सोल्व करते हैं 10⁻6 है तो हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पर आता है 7.2 इंटू 10⁻10 मीटर, कि ये वेवलेंथ होगी इस इलेक्ट्रॉन जो एक मूव कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ। तो जो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो था, हमने मान के चले इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, अभी प्रूव करेंगे उसका पार्टिकल नेचर कैसे है, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ ये वेवलेंथ होती है, यानी कि वो एक वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है, और उसकी वेवलेंथ उस वेव की कितनी है 7.2 10⁻10 मीटर, और इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस वेवलेंथ को हम इसको क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी के साथ साथ एक बॉल, या इसके बाद हम बोले कि हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल का मास है हमारे पास 10 ग्राम, ठीक है, क्रिकेट बॉल है हमारे पास, इसका मास 10 ग्राम है, और इसकी जो मूव है, जो वेलोसिटी है, जो v है, ये स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 10⁻6 मीटर पर सेकंड के साथ ही मूव कर रही है। तो इसका मास होगा 10 ग्राम, इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी लैम्डा। तो देखो अगर हमें मास है तो इसको हम केजी में ही लिखना फेवर करते हैं, तो केजी में क्या लिखेंगे 10 इंटू 10⁻3 केजी, ये केजी में आ गया, ग्राम था हमारे पास ऐसा लिखेंगे 10 ग्राम था हमारे पास, केजी में इतना हो गया। तो वेवलेंथ क्या होगी देखो 6.6 इंटू 10⁻34 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय कितना है, अब इसका मास तो कितना था 10 इंटू 10⁻3 केजी इंटू कितना 10⁻6 मीटर पर सेकेंड
ऐसा लिख सकते हैं, सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर, केजी से केजी। और जब ये डिवाइड किया हम लोगों ने तो हमारे पास आ गया 6.6 इंटू 38 मीटर, ये इतना आता है हमारे पास। तो अब देखो इसका तो -10 था, इसको इतनी छोटी जो वेवलेंथ है, इतना -38 मीटर, इतना छोटा, इसको हम कांट मेजर, इट कांट बी मेजर। तो हमें पता चला कि अगर कोई मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है? माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं, जिसको हम देख नहीं सकते, अगर ये मूविंग माइक्रोस्कोपिक है, मूविंग भी है और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो इसके साथ जो वेवलेंथ होगी उसको हम मेजर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ट्रक का एक कार है जो स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसके साथ वो पार्टिकल नेचर ही होगा, उसके साथ एक जो वेव नेचर उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये इसकी इंपॉर्टेंस, ये पता चल गया इट कांट बी मेजर्ड, क्योंकि बहुत छोटी वेवलेंथ है, हम इसको कैसे भी मेजर नहीं कर सकते। तो एक न्यूमेरिकल आपके पास आ जाएगा, आपको उसके अंदर केवल h की वैल्यू याद रखनी है, केजी मीटर स्क्वायर, ये ऐसा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड या सेकंड इनवर्स होती है, और इसको हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगा। अब देखो इसी के बाद था हमारे पास जस्टिफिकेशन फॉर ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर कैसे था। तो सबसे पहले हम बोलते इसका पार्टिकल नेचर, कैसा? पार्टिकल नेचर, कि एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर कैसे पता चला? कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एक पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल है, उसका मास हो गया, एनर्जी होगी, मोमेंटम। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स like definite mass, energy, momentum, एक्सेट्रा, यानी कि एक्सेट्रा क्योंकि इसका चार्ज भी है फिक्स। तो कह रहे हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन उसकी कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स की, कौन सी? ये पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है डेफिनेट मास, एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम, एक्स्ट्रा। फिर क्या किया इन्होंने किया कि when a beam of electron strikes on Z and S screen, a scintillation pattern was observed. And one electron has produced, या one striking electron has produced one scintillation, या one scintillation per electron was observed, and hence this scintillation proves the particle nature of electron and देखो क्या बोला अभी तक, क्या लिखा हम लोगों ने कि हमारे पास Z&S स्क्रीन थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी यहाँ पर। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर स्ट्राइक किया तो एक स्पॉट हमें दिखाई दिया, फिर एक और डाला तो हमें और कहीं एक, जहां पे स्ट्राइक किया वहां पे एक स्पॉट नजर आया, फिर एक और स्ट्राइक किया, एक स्पॉट। यानी कि हम लोगों को Z&S स्क्रीन पे अगर हमने 20 इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया तो 20 ही स्पॉट मिले। तो इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक स्किंटिलेशन पैटर्न को, एक स्किंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एक स्किंटिलेशन एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल है। अगर आपने एक बॉल मारी, एक बॉल फेंकी तो एक ही बॉल जाके स्ट्राइक हुई है तो वो 1 काउंट होगा। तो ऐसे क्या हुआ कि इसने क्या किया कि जब हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन डाले हमें Z&S स्क्रीन पे उतने ही स्किंटिलेशंस क्या मिले। तो इससे उसका क्या पता चलता है? पार्टिकल नेचर पता चला हम लोगों को, और इससे पता चला कि जो ये इसका नेचर है ये कैसा लोकलाइज्ड है, and hence electrons are
localized and not spread like waves. तो क्या बोल कि जितने हमने इलेक्ट्रॉन डाले उतने ही हमें स्पॉट दिखाई दिए। इसका मतलब है कि जितने भी ये लोकलाइज्ड है यानी कि फिक्स्ड हो गई, इनकी पोजीशंस कैसी हो गई, फिक्स हो गई, और ये वेव्स की तरह स्प्रेड नहीं, क्योंकि एक ही वेव सभी जगह पे स्ट्राइक कर सकती थी एक ही टाइम पे, क्योंकि वेव एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं जाती है, क्योंकि अगर वेव जाती तो ऐसे जाती है। अगर मैं ऐसे वेव बना देता ये पूरे के पूरे एक ही जगह पे सभी जगह पे हमें स्किंटिलेशन मिलना था, तो ऐसा नहीं मिला। तो इससे पार्टिकल नेचर प्रूव हो गया कि दिस स्किंटिलेशन प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इन नेचर एंड नॉट देयर स्प्रेड लाइक वेव्स। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक साइंटिस्ट था डेविसन एन जर्मन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि हमारे पास एक टंगस्टन फिलामेंट लिया था, टंगस्टन फिलामेंट, किसके लिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और इन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्लिट से पास करवाया ताकि एक मोनोक्रोमेटिक बीम बने। ये क्या थी, एक स्लिट। इस स्लिट से पास होने के बाद इन्होंने स्ट्राइक किया निकल क्रिस्टल को, निकल क्रिस्टल, और जब ये स्ट्राइक किया तो इसके बाद ये डिफ्रैक्ट हो गया अलग अलग डायरेक्शंस में इस तरीके से, और फिर यहां पे एक स्क्रीन लगा रखी थी इन्होंने, एक स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर इन्होंने देखा कि यहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई दिया, डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न का मतलब क्या है, इसके अंदर ऐसा एक कंसेंट्रिक ऐसे डार्क रिंग मिली, फिर व्हाइट, ये व्हाइट, ये डार्क, फिर ये व्हाइट, फिर ये डार्क, फिर व्हाइट, फिर डार्क, यानी कि डिफ्रैक्शन रिंग का मतलब था कि पैटर्न का मतलब था यहां पे कंसेंट्रिक ब्राइट एंड डार्क रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। तो अगर इसको हम ऐसे दिखाए यहां पे बना के कि भाई ये इसको कैसे दिखा रहा है, कैसे बना रहे हैं टाइप से, जब निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक हो गया, निकल क्रिस्टल, तो ऐसा ये निकल क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट हो गई रिंग और हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला। और डिफ्रैक्शन पैटर्न का मतलब क्या है, हमें डार्क और ब्राइट रिंग्स मिली, कंसेंट्रिक का मतलब एक के अंदर एक मिली ऑन द स्क्रीन, इसी को हमने बोला डिफ्रैक्शन पैटर्न। और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या था, एंड दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न was similar to that of एक्सरेज। अब एक्सरेज क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और हमने पता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और इनका क्या होता है, क्योंकि देखो ये सभी के सभी जो रेडिएशंस थी, जितनी भी रेडिएशंस थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनका ड्यूल नेचर था। तो दे हैव वेव नेचर एसोसिएटेड विद देम, दे हैव वेव नेचर एसोसिएटेड विद देम, दे हैव वेव नेचर एसोसिएटेड विद देम। देखो इसीलिए क्योंकि एक्सरेज के केस में भी सेम डिफ्रैक्शन रिंग पैटर्न मिला, तो जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को डाला उसमें भी सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रूव कर रहा था क्या, कि किसको, वेव नेचर ऑफ एक्सरेज। तो अब हमें पता चला कि एक्सरे के पास वेव नेचर है तो उसमें ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें इलेक्ट्रॉन के केस में मिला। इसका मतलब दैट इज इट मीन्स electron will also have a wave nature associated with them।
कि इलेक्ट्रॉन्स का भी कैसा है, वेव नेचर है। तो पार्टिकल नेचर हमें स्किंटिलेशन से पता चला। अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखना था बच्चे, देखो, व्हेन डेविसन एंड जर्मन प्रूव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the electrons which are ejected from a tungsten filament are passes through a slit and allowed to fall या allowed to collide on nickel crystal, and after colliding with nickel crystal a diffraction pattern was observed on a screen, and this in diffraction pattern concentric bright and dark rings are observed on the screen, and this diffraction pattern was similar to that of X-rays, and we know that X-ray are electromagnetic radiations having wave nature, and hence we can say that electron will also have a wave nature। क्योंकि जो डी ब्रोगली था उसने नहीं बताया था, उसने बोला था, केवल उसने हाइपोथेसिस वर्ड लिखा था। वो हाइपोथेसिस वर्ड इसलिए था कि वो उसने बोला कि अगर रेडिएशंस की दोनों नेचर हो सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन का भी दोनों हो सकता है। उसने प्रूव नहीं किया, और उसी के बेस पे उसने वेवलेंथ बोला कि अगर एक वेव की तरह होगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी उस वेव की, ये एक्सप्रेशन दिया था उसने। और प्रूव किसने कर दिया, डेविसन एंड जर्मन। तो उसने इंपॉर्टेंस बताई थी कि हम एक वेव को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, उस वेवलेंथ ऑफ वेव, अगर एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो। लेकिन प्रूव ऐसे हुआ था। इसके बाद हमारे पास आता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कि इसने प्रूव किया था, इसने बताया था कि जो वेव नेचर हो गया इलेक्ट्रॉन का, और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, की जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कैसा है, क्वांटाइज्ड। तो उसको देख लेते उसका क्या मीनिंग है। इसके बाद हमारे पास आता है वेव नेचर या क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो, इसको समझने के लिए आपको एक स्टैंडिंग वेव को समझना होगा। देखो, स्टैंडिंग वेव कैसी होती है हमारे पास, अगर हमने एक स्ट्रिंग लगा दी, फिक्स एंड लगा दिए, और यहाँ पे एक वेव बनाने की कोशिश की, जिसको हमने बोल दिया स्टैंडिंग वेव, लाइक ए स्ट्रिंग के ऊपर या एक रोप के ऊपर, तो एक कंप्लीट वेव ऐसे बनती है। ये इसके क्या हो गया, क्रस्ट, ये कैसा हो गया, ट्रफ, और ये क्या है, इसकी फिक्स एंड कर दिया, क्या हो गया, फिक्स। इसको हमने बोल दिया एक स्टैंडिंग वेव है। कैसी है, स्टैंडिंग वेव। देखो, अब ये वेव है, और जो अपने टाइम के साथ अगर अपनी एनर्जी लॉस नहीं करे, फिक्स है, तो क्या होगा, एक बार क्रस्ट ऊपर है, ये नोड है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसी, या ये क्या बोल देते हैं उसकी, नोड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बोलते हैं इसका जो साई है ये कितना है, 0, ऐसा। यहाँ पे ये साई अगर हम बोले, वेव फंक्शन बोलते हैं कि अप है, और ये कैसा है, डाउन, पॉजिटिव नेगेटिव बोले, तो यहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब क्या हुआ बच्चे, इसको अगर हम दिखाएं तो ये मूव करता है, तो ये ऊपर से नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो एक कंप्लीट वेव को आप ऐसा दिखाते हो, या फिजिक्स में भी कर चुके हो कि एक कंप्लीट वेव है, जिसका अगर हम वेवलेंथ बोले तो ये यहाँ पे क्या है, 1 लैम्डा की वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा वेवलेंथ है कंप्लीट। ये तो स्ट्रिंग के ऊपर है हमारे पास की स्टेट। अगर इसी को मैं सर्कुलर पाथ पे दिखाएं तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। देखो, इस एक वेव को कैसे दिखाएं, ये तो स्ट्रिंग थी नॉर्मल हमारे पास, जिसके एंड फिक्स है। अगर इसको हम एक सर्कुलर पाथ, क्योंकि हमारे न्यूक्लियस की चारों तरफ कैसा है, हमारे ऑर्बिट्स है ऐसे, और यहीं पर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अब इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होगा, वेव नेचर भी होगा। इसका मतलब हमारे इन सर्कुलर पाथ में एक वेव एग्जिस्ट करती है, और उस वेव को मैं दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाएंगे वो हम देखेंगे, इस स्टैंडिंग वेव। देखो, अब इसको इस स्ट्रिंग के ऊपर एक वेव थी, अगर मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, फोल्ड कर दिया, ऐसा हल्का सा ऐसा फोल्ड किया एंड्स को, यहां से इसको टिल्ट कर दिया, तो होगा क्या, ये क्रस्ट था तो ये ऊपर की साइड क्रस्ट आ गया इस तरीके से, फिर ये क्रॉस होके हमारे पास कैसा हो गया, नीचे इस साइड आ गया ऐसे। क्योंकि देखो ये 1 था, इसको लिख दिया 2, तो जब ये इसको फोल्ड किया तो ये अंदर की साइड आ गया, ये 1 ये 2। फिर क्या हुआ, अगर ये मूव कर रही है बच्चे, हमारे पास वेव, स्टैंडिंग वेव है हमारे पास, तो ये क्या करेगी, ऊपर से धीरे धीरे क्रस्ट, इसका ट्रफ बनेगा, ट्रफ क्रस्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो साई है वो 0 ही रहेगा हमारे पास, इसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो ये अंदर से दिखाएंगे तो कैसे, ये अंदर वाला पार्ट ऐसे, ये ऐसे, ये एक वेव है, कंप्लीट वेव थी इतने पे। अब हमने क्या किया, इन दोनों एंड को इकट्ठा कर दिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, टच कर दिया। देखो, अगर हम टच करेंगे तो होगा क्या,
तो ये ऐसे सर्कुलर पूरा का पूरा एक सर्कुलर पाथ बन गया हमारे पास, ये अंदर वाला, यानी कि इस वाली को दिखा रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो स्ट्रिंग थी हमारे पास ये वाला डार्क, इसमें ये बीच वाला था, इसको हमने फोल्ड किया हुआ था, तो ये बीच वाला हमारे पास सर्कुलर पाथ वाला है, जिसको हमने दोनों एंड्स को एक टाइप से आप ये समझ सकते हो कि यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो हुआ क्या, अब यहां से ये ज्वाइंट हो गए दोनों यहां पर आके, तो ये क्या था, वन हाफ पॉइंट में जाके, यानी कि यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ये 1, यहां पे जाके ये 1, अंदर जाके ये कैसा हो गया, ये अब क्या है, इस वाली पाथ के अंदर है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा, ये पोर्शन 2, क्योंकि इससे और इसके बीच में ये 2 हो गया। अगर ये, अब देखो इस वेव को जो अब ये एक क्रस्ट था, एक ट्रफ एंड क्रस्ट था हमारे पास, ये इस तरीके से 1 एंड 2, तो इसको कैसे दिखाया हुआ, इस सर्कुलर पाथ के ऊपर इस कंप्लीट वेव को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये ऐसे मूव करेगी हमारे पास, ओसिलेट करेगी हमारे पास, तो ये क्या हो गया, 1 वाला पार्ट अंदर जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना जाएगा, यहां से ऐसा दिखा सकते हैं कि ये अंदर जाएगा, तो ये 2 वाला कहां चला जाएगा, बाहर, तो 2 वाला बाहर जाएगा तो ऐसा, और 1 वाला अंदर आ जाएगा तो कैसा, ये ऐसा। तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंट हो गया, एक कंप्लीट वेव को रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने किसके अंदर, इन सर्कुलर पाथ के अंदर। और इस एक सर्कुलर पाथ के अंदर आपके पास कंप्लीट एक वेवलेंथ आई है, एक वेवलेंथ यहां पर क्या हुई है, फिक्स हो गई हमारे पास। यानी कि यहां पे अगर हम लिखें, अगर इसकी रेडियस लिखें 2πr1 लिखूं, 2πr1 लिखूं, तो यहां पे n लैम्डा 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी लैम्डा, एक ही लैम्डा है, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 1, और इसको लैम्डा 1 ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां पे 2πr1 इक्वल्स टू लैम्डा 1, तो r1 की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा 1 अपॉन 2π, कि एक कंप्लीट ऑर्बिट के अंदर एक वेवलेंथ ही आ सकती थी। लेकिन अगर हमने बोला बच्चे देखो, एक स्टैंडिंग वेव थी जिसके अंदर 2 वेवलेंथ एग्जिस्ट करती हैं, देखो ये 1 यहां पे कंप्लीट हो गई, फिर 2, तो यहां से यहां तक हमारी लैम्डा, एक लैम्डा, यहां से यहां तक एक लैम्डा। अब हम इसको सर्कुलर पाथ में दिखाना चाहते थे इस तरीके से, तो कैसे दिखा सकते थे, देखो अब जब एक के लिए हमारे पास क्या एक बना था, तो हम ऐसा दिखा सकते हैं कि जब हम इसके दोनों एंड्स को क्या कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो देखो अगर हमने बोला कि इसमें 1 2 3 4 था, तो ये जैसे 1 2 1 2 बोल दिया एक टाइप से। अगर इसको कंप्लीट दिखाएंगे ओसिलेट करते हुए, तो ये कंप्लीट वेव ऐसे बनेगी, क्रस्ट ट्रफ बन जाएगा, ट्रफ क्रस्ट बन जाएगा। तो देखो पहले अगर हम दिखाएं तो हमें पता चला था, जैसे ये 1 बाहर था, तो यहां से हमने क्या किया बच्चे, ये 1 1, फिर ये अंदर की साइड, बाहर अंदर, देखो ये क्या हो गया, 1 ये 2 ये 1 ये 2, तो ये क्या हो गया, 2 वेवलेंथ से, 2 वेवलेंथ को हमने सर्कुलर पाथ में दिखाया, तो हम ऐसा दिखाएंगे। लेकिन जब ये ओसिलेट करेगा हमारे पास, तो ये अंदर आएगा, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, इस वेव को इस पे रिप्रेजेंट करके, कि अब ये क्या होगा, ये बाहर मूव करके जाएगा, और ये वाली अंदर की तरफ आ जाएंगी, फिर बाहर, ये अंदर। तो ये कंप्लीट वेव रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहां पर, एक जिसकी 2 वेवलेंथ हमारे पास, यानी कि एक वेव है जिसकी 2 वेवलेंथ फिक्स हो गई हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यहां पे हम क्या लिख सकते थे, 2πr2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, यहां पे एक लैम्डा था, अगर लैम्डा 1 ना लिखें तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम लैम्डा, तो r2 की वैल्यू क्या आ गई, r2 इज 2 लैम्डा अपॉन 2π। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 वेवलेंथ आ जाती है, तो हम कैसे दिखा सकते हैं बच्चे, यहां पे देखो 3 वेवलेंथ को, 1 2 3, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, 1 वेवलेंथ, सेकेंड वेवलेंथ, थर्ड वेवलेंथ। तो सर्कुलर पाथ के अंदर हम इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसा। तो अब ऐसे ही हमारे पास 1 थे, ये 2 थे, इस बार कितने बनेंगे, 3 में कैसे दिखा सकते हैं, ऐसा, 1 2
3, इसको अंदर की साइड से ऐसा ऐसा कि अब हमारे पास एक वेव है तो वो ऐसा होगा, और जब ये करेगा मूव करके तो ये क्या होगा, ये बाहर की साइड। अरे पूरा इक्वल हाइट तक ही दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। ये हो गया इस तरीके से, देखो तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया, तो कितनी वेवलेंथ आ गई देखो इसमें, 2 पाई आर 3 इक्वल्स टू 3 लैम्डा, तो आर 3 इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन 2 पाई। एक चीज देखो बच्चे, यहां पर ऑलवेज क्या तो एक वेवलेंथ आ सकती है, या 2 वेवलेंथ, या 3 या 4, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। 1.5 वेवलेंथ अगर आएगी तो इनकी जो ये आपस में कभी भी ज्वाइन नहीं हो पाएगी हमारे पास। यानी कि अगर 2 वेव है हमारे पास तो वहां पे आपको ने पढ़ा हुआ है कि 2 वेव होती हैं तो वो इंटरफेयर कर सकती हैं डिस्ट्रक्टिवली भी, ऐसा अगर एक वेव थी ऐसी, अगर दूसरी वेव भी ऐसे ही सेम है हमारे पास, तो ये दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो इनका ऐसा बन जाएगी इकट्ठा होने के बाद दोनों वेवलेंथ। लेकिन अगर एक अप है और एक डाउन है तो अगर वो डिस्ट्रक्टिवली करेंगे, अगर ये दूसरी वेवलेंथ ऐसे थी आपके पास, ये 1 था, ये 2 था, ये 3, तो अगर 1 और 2 ने इंटरफेयर किया तो ऐसा बनेगा, लेकिन 1 और 3 ने किया तो आपके पास कोई वेव नहीं आएगी अगर ये डिस्ट्रक्टिवली करेंगे। तो कह रहा है कि यहां पे जो वेवलेंथ आती है, तो अगर आपके पास एक स्टैंडिंग है, आपने एक स्ट्रिंग के अंदर वेव देखी है, तो उसको हम सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर उस वेव को हम ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, तो अब क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ने क्या बोला था इसने कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, और उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन डी ब्रोगली ने बोल दिया वो इलेक्ट्रॉन अब एक वेव है। कैसा है, वेव है। तो इसने बोल दिया कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड in which electron wavelength completely fits into the circumference of orbits। क्या बोला इसने कि हमारे पास जो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस था, इसने बोला कि हमारे फिक्स एनर्जी स्टेट्स हैं या ऑर्बिट्स हैं कि इसके अंदर ये इसका 2 पाई आर, इस न्यूक्लियस से अगर हम देखा तो अगर ये r1 बोल दिया डिस्टेंस, ये मैंने r2 बोल दिया, ये क्या बोल दिया था r3 न्यूक्लियस से, तो कह रहा है कि इनके सर्कमफेरेंस में, यानी कि वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिसके सर्कमफेरेंस में हमारे पास क्या आ जाए, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिट आ जाए। अगर वो कंप्लीटली फिट तभी आ सकती है जब वो कैसी होगी, इंटीग्रल मल्टीपल में होगी। यानी कि इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट सेल है, इसके अंदर एक वेवलेंथ आ सकती है, केवल कितनी, एक वेवलेंथ। इसके अंदर कितनी आ सकती है, 2 वेवलेंथ। इसमें कितनी आ सकती है, 3 वेवलेंथ। तो हमारे पास ऐसे ही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिसके अंदर वेवलेंथ क्या हो जाए, कंप्लीटली फिक्स आ जाए। या इसने बोला दूसरे पॉइंट, अगर हम इसी को दूसरी तरफ से लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, द circumference of orbits, the circumference of circular orbit, ये सर्कुलर लिख सकते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट मस्ट, the circumference of circular orbit must have an integral multiple of wavelength of electron, otherwise electron wave will interfere destructively
interfere destructively and cancel each other देखो क्या बोला कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है उनके अंदर क्या होगा, जो इंटीग्रल मल्टीपल या इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ आ सकती है, मस्ट हैव एन इंटीग्रल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ कि जितने भी ये ऑर्बिट हैं उनके अंदर जो हमारे पास वेवलेंथ आएगी वो क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी किसका, वेवलेंथ का। अब यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि n लैम्डा यानी कि जो 2 पाई r हो गया इक्वल्स टू n लैम्डा, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो अगर हमने लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर दी तो क्या हो गया n h अपॉन 2 पाई h अपॉन mv। ये तो डी ब्रोगली ने बोला ही था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, h अपॉन mv। यहां से mvr क्या हो गया, mvr इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसको अगर हम देखें mvr इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू ये एन एच अपॉन 2 पाई या l इज इक्वल्स टू एन एच क्रॉस। अरे सेम ही तो ये डी ब्रोगली ने बोला था, सॉरी बोर मॉडल ने बोला था ना, बोर ने, कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसी को तो उसने बोला था ना कि ओनली, बोर ने क्या बोला था, बोर ने हमने सबसे पहले देखा था, बोर ने बोला था कि वही सर्कुलर ऑर्बिट्स यानी कि वही हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे स्टेशनरी स्टेट जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो ये सेम ही था, तो इससे भी क्या हो गया, सेम आंसर आ गया। इसका मतलब जो बोर ने बोला था वही इसने बोला है, लेकिन इसने किसके रिस्पेक्ट में बोला, वेव नेचर को दिखाते हुए बोला है कि ऐसे ऑर्बिट, वही ऑर्बिट एग्जिस्ट। इसी को हमने बोलते हैं दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि हमारे इस ऑर्बिट्स के अंदर एंगुलर मोमेंटम कैसा है, क्वांटाइज्ड है, सभी के अंदर क्वांटाइज्ड होगा। यानी कि इसके अंदर h अपॉन 2 पाई, यहाँ पे 2h अपॉन 2 पाई, यहाँ पे 3h अपॉन 2 पाई। यानी कि अब आप ये बोल सकते थे कि आप एंगुलर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में ऑर्बिट्स को फिक्स कर दो या एज ए उसकी क्या, उस वेव की वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में फिक्स कर दो। तो अब ये जो इसने बोलते हैं दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो इससे क्या पता चला, इस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, कि पहले हमारी बोर की एक थ्योरी, एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी, उसने ये नहीं बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में तो एनर्जी क्यों लॉस नहीं करता। देखो क्या हुआ, अब हमें पता है कि स्टेशनरी स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बोर स्टेशनरी वेव्स स्टैंड्स स्टिल। इसका मीनिंग होता है कि वो अपनी जगह पे ही रहती हैं, वो अपनी जगह को चेंज नहीं करती। तो स्टेशनरी वेव स्टैंड्स स्टिल, ठीक है। अब क्या हुआ, नाउ इलेक्ट्रॉन विल बिहेव एज ए वेव, as electron behave as a wave, so it is not revolving around nucleus but it is present all around nucleus at a same time, therefore there is no circular motion, no loss of kinetic energy, no loss in centrifugal force of electron, therefore atom will not collapse। देखो पहले क्या था, ये बोला था कि न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, मूव कर रहा था।
तो ये कह रहा था कि क्लासिकल थ्योरी ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, एनर्जी लॉस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, यार इलेक्ट्रॉन के देयरफॉर देयर इज नो सर्कुलर, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या नो लॉस ऑफ एनर्जी वाया एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा चार्ज पार्टिकल तो रेडिएशंस एमिट करेगा, एनर्जी लॉस्ट होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का वो ज्यादा रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन क्या है मूव करता करता ये धीरे 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 किसमें न्यूक्लियस में हो जाएगा, गिर जाएगा। इसने बोला कि ये कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन कैसा था, पार्टिकल। पहले इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ही बोला था, लेकिन अब इसने क्या बोल दिया कि एक न्यूक्लियस तो है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, कैसा है, वेव। और हमने देखा कि अगर उसमें एक वेवलेंथ होगा तो वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा, देखो उसका मूवमेंट क्या है, ये वेव है कंप्लीट। तो अब वो एक ही टाइम में चारों तरफ प्रेजेंट है वेव के रिस्पेक्ट में, ऐसा वो चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, वेव के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है। अब वो अंदर और बाहर दोनों तरफ देख मूव करके दिखाते तो इस तरीके से दिखाना पड़ता हम लोगों को, यानी कि वो एक ही टाइम में एक जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी जगह पे प्रेजेंट है, तो वो सभी जगह पे प्रेजेंट है तो मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा। इसी ने एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारा एटम कोलैप्स क्यों नहीं होता, और किसने बताया था, ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने बताया था, पार्टिकल नेचर से नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, किससे, वेव नेचर से एक्सप्लेन किया। तो ये जो दिखाया एक टाइप से, ये तो उसकी अगर हम देखा तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझने की, इसको भी हम आगे भी करेंगे कि जो ये साई है हमारे पास, इसको वेव फंक्शन बोलते हैं हमारे पास, किसी को वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक साई की जरूरत होती है यहाँ पर एक टाइप से। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है इस तरीके से, लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जितने भी दिखा रखा है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तब हम इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे तो इसके अंदर ऐसा दिखाते हैं, ऐसा करके, और अंदर बाहर, यानी कि यहाँ से ये न्यूक्लियस था इसके बीच में, ये न्यूक्लियस है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप ऐसा डॉट डॉट करके दिखाते हो ना, कि ये यहाँ तक अंदर से लेकर यहाँ इसके यहाँ तक प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कैसा एक वेव है, वो एक पार्टिकल नहीं है, वो एक ही टाइम में सभी जगह पे क्या है, प्रेजेंट है। और जब एक ही टाइम में सभी जगह प्रेजेंट होता है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कभी जब आपने देखा तो यहाँ मिला, कभी यहाँ मिला, कभी यहाँ मिला, वो एक ही टाइम पे नहीं, क्योंकि एक पार्टिकल लोकलाइज होता है, एक पार्टिकुलर की एक पोजीशन होती है, लेकिन एक वेव की एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती है। तो यहाँ पर भी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस वेव को, एक इलेक्ट्रॉन को, तो ये अंदर और बाहर इस एरिया में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। क्योंकि जब हम न्यूक्लियस बनाया तो देखो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से हम बनाते हैं कि ये न्यूक्लियस तो हो गया, अब यहाँ पर हमारे पास ये एक सेल हो गया, तो ये ऐसा करा, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि वो वेव की तरह है, फिर थोड़ी दूर क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन वेव प्रेजेंट नहीं होगा, फिर ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा डॉटेड डॉटेड करके, फिर ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इसी को हम ऐसा दिखाते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर ये प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये पॉसिबल है उसके वेव नेचर की वजह से। तो ये बोल दिया कि एक ही टाइम में सभी जगह क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फाइनली हम एक लाइन लिख सकते हैं, वो क्या बोलते हैं कि द वेव नेचर ऑफ मैटर, द वेव नेचर ऑफ मैटर is responsible for quantization of energy in bounded system and it is what prevents the atom from collapse and it give shape and size to the atom। तो कह रहे कि यही हमारे पास क्या होता है, AS COLLAPS कोलैप्स,
ASPING। तो कह रहा है कि जो ये वेव नेचर था किसका, मैटर का, मैटर में क्या इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इन बाउंडेड सिस्टम का मतलब कि ओपन सिस्टम नहीं, बाउंडेड है, क्योंकि जो ये सर्कुलर पाथ है ये बाउंडेड सिस्टम हमारे पास फिक्स हो गए, जैसे इसमें एंड फिक्स हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गए हमारे पास, और यही प्रिवेंट करता है एटम को किससे, कोलैप्स होने से, और यही रिस्पॉन्सिबल उसके शेप और साइज के लिए। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसने जो बोर ने बोला था उसको इसने प्रूव कर दिया सेम, और जो रीजन नहीं बता पाया था इसने बता दिया कि वो जो एटम है वो कोलैप्स क्यों नहीं होता है। तो ये वेव नेचर के रिस्पेक्ट में, और हम इसको दिखाते कैसे, इलेक्ट्रॉन्स को देखो, अब एक ही टाइम में एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ प्रेजेंट, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसके बाद फाइनली हमारे पास आता है एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।